जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ भारत सरकार के लेटर समझाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो दोस्तों आज निकले हैं और कुछ पहले के हैं। और दोस्तों, कुछ वेलफेयर से जुड़ी जानकारी है, वो भी मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि दोस्तों, नए नए मुद्दे, नई नई जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं, पेंशन से रिलेटेड और सर्कुलर से रिलेटेड और नए नए लेटर की जानकारियां भी। चलते दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने आज की डेट में आपका ऑर्डर निकाल दिया है, वो भी डीएनएस अलाउंस का। यानी जो पहले घोषणा हुई कैबिनेट में 46 से 50% हुआ, तो दोस्तों उस पर आधिकारिक लेटर निकाला गया है आज की तारीख में। साइड में आप वो लेटर भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये लेटर है डीएनएस अलाउंस का। डीएनएस अलाउंस का ये लेटर है, यानी जो सैलरी पर्सन कर्मचारी है, जो सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए ये ऑर्डर है। और दोस्तों, इस ऑर्डर में एक और बात लिखी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। डीए के एरियर का भुगतान मार्च की सैलरी देने की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपको जो डीए का एरियर मिलेगा वो मिलेगा जब आपकी मार्च की सैलरी आ जाएगी, सैलरी पर्सन के लिए। यानी जब आपकी मार्च की सैलरी मिल जाएगी अप्रैल में, उसके बाद ही आपको डीए का एरियर मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप भी वो पॉइंट पढ़ सकते हैं। डीए के एरियर का भुगतान मार्च की सैलरी देने की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा। यानी जिस दिन आपको मार्च की सैलरी मिलनी है, जिस दिन, तो उससे पहले आपको एरियर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ बात हुई सैलरी पर्सन के लिए। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था 2 से 3 दिन पहले कि जल्दी ही भारत सरकार आपका डीए पे ऑर्डर निकालेगी। यानी मैंने उसमें आपको डेट बताई थी 20 मार्च या फिर 20 मार्च से पहले। तो दोस्तों, आज की डेट में ये ऑर्डर निकाल दिया है डीएनएस अलाउंस पे। और दोस्तों, कुछ टाइम बाद, यानी कुछ दिन बाद, डीएनएस रिलीफ पर भी ऑर्डर आ जाएगा, जो पेंशनर के लिए लागू होता है। फिर दोस्तों, क्या मार्च की सैलरी डीए 50% के अनुसार मिलेगी? जैसा आपको पता है कि ये ऑर्डर निकाल दिया गया है आज की तारीख में, तो ये पॉसिबिलिटी है, पूरी उम्मीद है कि जो आपको मार्च की सैलरी मिलेगी वो 50% डीए के साथ मिलेगी। मैं सैलरी पर्सन के लिए बात कर रहा हूं, जो सैलरी ले रहे हैं। और 2 महीने का जो एरियर है जनवरी फरवरी का, वो आपको बाद में मिलेगा, यानी जब आपकी मार्च की सैलरी आ जाएगी, जैसा कि इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लेटर डेटेड। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक और लेटर है, और वो लेटर है 7 जुलाई 2017 का। इस लेटर के अनुसार यह बताया गया है कि जब आपका डीए 25% क्रॉस करेगा तो आपका हाउस रेंट अलाउंस इतना होगा, या फिर वो चल रहा है। और जब आपका डीए 50% क्रॉस करेगा तब आपका हाउस रेंट अलाउंस इतना होगा। तो वो भी समझ लेते हैं। इस लेटर के अनुसार डीए 25% क्रॉस करने पर हाउस रेंट अलाउंस एक्स सिटी के लिए 27%, वाई सिटी के लिए 18% और जेड सिटी के लिए 9% होगा, जो अभी फिलहाल चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग है अभी। और जब 50% क्रॉस हो जाएगा तब आपका हाउस रेंट अलाउंस एक्स सिटी के लिए 30%, वाई के लिए 20 और जेड के लिए 10% होगा। तो दोस्तों, अभी वाई के लिए 18% और 50% क्रॉस कर ही गया, अप्रूव हो ही गया, तो फिर दोस्तों वाई के लिए हो जाएगा 20%। तो आप अपनी सिटी के आधार पे, ग्रुप के आधार पे आप अपना हाउस रेंट अलाउंस चेक कर सकते हैं। इसका ऑर्डर भी आप साइड में चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पीएनबी रक्षक प्लस योजना का लाभ उन सभी पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है जो पीएनबी शाखाओं से अपनी पेंशन निकालते हैं, जिनकी पेंशन सीपीपीसी बैंक के माध्यम से जमा होती है। दोस्तों, जो भी सीपीपीसी से पेंशन लेते हैं या फिर पीएनबी से पेंशन ले रहे हैं, तो उनको भी रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो रिलीज हुआ था, एक पूर्व सैनिक थे, उन्होंने रिलीज किया था। उनको आरटीआई के थ्रू जवाब मिला था कि जो पीएनबी है वो रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देती है। लेकिन दोस्तों, कुछ सोर्सेस के अनुसार पता लगा है कि पीएनबी के जो पेंशनर्स हैं उनको भी, जो यानी पीएनबी से पेंशन ले रहे हैं या फिर जो स्पर्श के पेंशनर हैं, उनको भी
रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन जो कई बैंक हैं या फिर जो मैनेजर है, जो कर्मचारी है, वो इसके बारे में जानते नहीं है। वो कई बार पेंशनर्स को मना कर देते हैं कि आपको रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देंगे। और दोस्तों, एयरफोर्स के जो मेन चीफ है, उन्होंने भी एमओयू साइन करा हुआ था। किसके साथ? पीएनबी के साथ। अब दोस्तों मैं आपको आगे समझाऊंगा। जो पीएनबी शाखाओं से अपनी पेंशन निकालते हैं, यानी जो भी पेंशनर पीएनबी शाखा से अपनी पेंशन निकाल रहे हैं, और दोस्तों उनकी जो पेंशन आ रही है वो सीपीपीसी या फिर बैंक से आ रही है, तो उनको रक्षक प्लस योजना के अंतर्गत डाला गया है, उनको इसका फायदा मिलेगा। पीएनबी रक्षक प्लस योजना का लाभ सेवारत और गैर सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इसका लाभ है जो जॉब में कर रहे हैं या फिर जो पेंशनर्स हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। जीरो अकाउंट फैसिलिटी या फिर जीरो पेंशन खाता, यानी जीरो अकाउंट फैसिलिटी भी इसमें शामिल है। यानी 0 रुपए से या फिर जीरो अकाउंट से भी आप इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जिन खातों में पेंशन पीडीए द्वारा चेक, एनईएफटी या फिर आरटीजीएस आदि से प्राप्त होती है। जी हां दोस्तों, जैसे स्पर्श है, कई बार वो आरटीजीएस करता है या फिर एनईएफटी करता है, चाहे वो पेंशन के प्राप्त में हो, चाहे वो एरियर के रूप में हो। तो दोस्तों उसके लिए पीएनबी रक्षक प्लस योजना नहीं है, जिसके बेस पर पूर्व सैनिक को जवाब मिला था। यानी जो एनएफटी है या फिर जो आरटीजीएस के थ्रू अगर पेंशन पा रहे हैं, तो दोस्तों उनको रक्षक प्लस अकाउंट का फायदा नहीं मिलेगा। एज पर आरटीआई रिप्लाई, पीएनबी ने वायुसेना के साथ भी इस स्कीम के अंतर्गत समझौता पर साइन किया है। जैसा मैंने आपको बताया, जो वायुसेना है उन्होंने भी साइन किया है इस स्कीम के अंतर्गत पीएनबी से। तो दोस्तों जो पीएनबी के मैनेजर हो गए या फिर वो रीजनल मैनेजर हो गए, उनका कहना है कि जो रक्षक प्लस फैसिलिटी है ये हर एक पेंशनर्स को प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों इसका भी जो इंश्योरेंस कवर है किसी का 50 लाख है। तो दोस्तों इससे भी जो नए ऑर्डर है वो जाने चाहिए हर एक ब्रांच के पास, ताकि पता लग पाए कि हर एक पेंशनर्स को ये लागू है, चाहे वो स्पर्श में माइग्रेशन हो गया हो, चाहे वो कहीं और माइग्रेशन हो गया हो। लेकिन रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी हर एक पेंशनर्स को मिलनी चाहिए। और दोस्तों इसका एक ऑडियो भी रिलीज हुआ था जिसमें बताया गया है कि हर एक को ये लागू है, जो रक्षक प्लस अकाउंट है ये हर एक पेंशनर्स को लागू है, और जो सेवारत है उनको लागू है। दोस्तों अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसी दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो कम से कम उसका बेनिफिट परिवार वालों को तो मिले। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ब्लॉक पोस्टिंग के हवाले से खबर, आगे आने वाले समय में सीएसडी कैंटीन का सामान भी आपके घर पर डिलीवर होगा, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे फिर वो लिक्विड हो। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लॉक पोस्टिंग है जिसके अनुसार ये लिखा हुआ है कि आगे आने वाले टाइम में जो सीएसडी का सामान है, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो लिक्विड हो, वो आपके घर तक डिलीवर होगा। जैसे फ्लिपकार्ट आपको घर पे सामान प्रोवाइड करवाती है, अमेजॉन है वो आपको घर पे सामान प्रोवाइड करती है, यानी जो भी सामान है वो आपके घर पे आ जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में जो सीएसडी का सामान है वो आपके घर पे मिल सकेगा। तो इसके लिए जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो नहीं जा सकते सीएसडी, प्रॉब्लम आती है कोई, तो उनको फिर लाभ पहुंचेगा, यानी वो घर बैठे ही अपना सामान बुक कर सकते हैं और घर पर ही डिलीवर ले सकते हैं। सिर्फ अभी एक प्रस्ताव है, उम्मीद है जल्दी लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी सिर्फ एक ये प्रस्ताव है, हो सकता है कि आगे लागू हो जाए, तो फिर आपको फिर सीएसडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही सामान बुक कर सकते हैं और घर पर ही ले सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन, एंट्री लेवल पेपर या फिर सर्कुलर 568 पर आरटीआई डालना ठीक है, ताकि जल्दी पैसा मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप सर्कुलर 568 या फिर एंट्री लेवल पेपर आरटीआई डालना चाहते हैं, तो दोस्तों ये चॉइस आप पर है। अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं दे रहा 568 का एरियर या फिर एंट्री लेवल पे का, या फिर रिकॉर्ड मना कर रहा है, या फिर कोई और मना कर रहा है, दोस्तों फिर आप डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं आरटीआई के बेस पर। तो दोस्तों आरटीआई के थ्रू आप कुछ भी निकलवा सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, बस जो सब्जेक्ट है आपका, जो चीज आप लेना चाहते हैं वो उस डिपार्टमेंट से कंसर्न हो, तभी आप आरटीआई डाल सकते हैं, तभी आप सेटिस्फैक्टरी आंसर पा सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो आपका काम करना है वो उस डिपार्टमेंट से सीमित ही नहीं है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा होएगी नहीं, और आपने वो आरटीआई डाल दी उस डिपार्टमेंट पे, तो दोस्तों फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस डिपार्टमेंट से आपका काम होना है, चाहे वो सर्कुलर 568 का हो, चाहे वो एंट्री लेवल पे का हो,
यानी जहां से आपका काम होना है, जहां से आपको एरियर मिलना है, वहीं पे आप आरटीआई डालेंगे उस डिपार्टमेंट से। तभी आप पूछेंगे कि ये मेरे को लागू है या नहीं है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, सारा कुछ आप पूछ सकते हैं आरटीआई के बेस पर। तो दोस्तों, सही आरटीआई डालना, सही जवाब पूछना, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका हक है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।